हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर एजुकेशन पॉइंट में। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। और साथ ही साथ में हम जानेंगे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। ठीक है। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, देखो इसके दो नाम और है। इसे हम स्टेडी पोटेंशियल बोलते हैं और साथ साथ इसे हम ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पहले तो हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस है जो किसके बीच में है। मतलब मान लो ये हमारी एक सेल है। ठीक है। ये हमारी सेल है और ये क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ कट कर देता हूँ इतना, ठीक है, इतना मैं इसको कट कर देता हूँ। और कट करने के बाद जब मैं इसको देखता हूँ, मान लो ये रही सेल। तो ये क्या है, सेल का बाहर, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये सेल के अंदर वाला पोर्शन होगा। जैसे अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और ये है हमारा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। और अगर हम बात करते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। तो बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना और अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होना, यही कहलाता है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको बोलेंगे। जब हम इसका पोटेंशियल चेक करेंगे यहाँ पर तो हमें कुछ ना कुछ रीडिंग यहाँ पर दिखेगी वोल्ट मीटर में, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है। तो रेस्टिंग स्टेज में जो सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये कैसे आता है, क्यों आता है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आगे लिखा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये सब इसके नाम है। यहाँ पर माइनस चार्ज जो दिखाते हैं हम, वो दिखाते हैं अंदर वाला चार्ज, जो सेल के अंदर वाला चार्ज है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस साइन उसको ही रिप्रेजेंट करता है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका, ये -10 मिली वोल्ट से लेकर -100 मिली वोल्ट तक का होता है। ठीक है। अब देखो, जितनी भी हमारे पास अलग अलग टाइप के सेल्स हैं उनका अलग अलग पोटेंशियल ग्रेडियंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं मसल सेल की, तो मसल सेल का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो आता है -90 मिली वोल्ट का। नर्व सेल का आता है -70 मिली वोल्ट और आरबीसी का आता है -10 मिली वोल्ट। तुम्हें इन तीनों की ये रीडिंग याद करनी है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे आता है इसमें टॉपिक जो है हमारा जेनेसिस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है कि क्यों अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है ज्यादा और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है। जेनेसिस का ये मतलब है व्हाई नेगेटिव इनसाइड एंड पॉजिटिव आउटसाइड द मेम्ब्रेन। तो ऐसा क्यों होता है। तो इसके तीन कंसेप्ट है, मतलब 3 पॉइंट्स है। इन 3 पॉइंट्स को जरा समझने की तुम वन बाय वन कोशिश करना। देखो पहले क्या होता है, ये है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये है हमारा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ध्यान रखना, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होती है यहाँ पर सोडियम ज्यादा होता है और जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होती है यहाँ पर पोटेशियम ज्यादा होता है। ठीक है। तो पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा है और सोडियम सेल के बाहर ज्यादा है। ठीक है। एक चीज और याद रखना, जो रेस्टिंग स्टेज होती है, रेस्टिंग स्टेज के अंदर जो पोटेशियम होता है ये ज्यादा परमिएबल होता है। मतलब ये बाहर जा सकता है, अंदर आ सकता है। जनरली डिफ्यूजन होगा क्योंकि अंदर ज्यादा है बाहर कम है तो ये बाहर ही जाएगा। ठीक है। लेकिन जो सोडियम होता है ये इतना परमिएबल नहीं होता, ये अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना। अब देखो होता क्या है, क्योंकि जो पोटेशियम है हमारा ये ज्यादा परमिएबल होता है। तो जब ये बाहर जाएगा, मान लो जब ये यहाँ से बाहर जाएगा सेल से बाहर, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन ये यहीं छोड़ देगा। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक माइनस चार्ज ये अपना यहीं छोड़ देगा। और जब ये बाहर जाएगा तो किस फॉर्म में जाएगा, के प्लस की फॉर्म में जाएगा। मतलब बाहर क्या हो जाएगा, कैटायन ज्यादा हो जाएगा, मतलब बाहर एक प्लस चार्ज बन जाएगा और अंदर की तरफ क्या बन जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ये एक पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से बना। ऐसे बहुत सारे पोटेशियम बाहर जाएंगे अंदर से, तो क्या होगा, अंदर एक नेगेटिव चार्ज बनेगा, बाहर एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा। एक रीजन तो इसका ये हो गया। ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सम K plus diffuses out of the cell along its concentration gradient while non diffusible anion stay in the cell। मतलब जो K प्लस है वो तो बाहर चला जाएगा, लेकिन जो अपना एनायन था, मतलब अपना एक नेगेटिव चार्ज था, वो अंदर ही छोड़ जाएगा। जिसकी वजह से एक पोटेंशियल ग्रेडियंट इसके अंदर डेवलप हो जाएगा। ठीक है। अब सेकंड रीजन इसका सुनते हैं हम। सेकंड रीजन क्या है,
सोडियम पोटेशियम पंप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द जनरेशन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब जो सोडियम पोटेशियम पंप है, इसका रोल मैं तुम्हें अभी आगे सिखाऊंगा। ये क्या करता है, बस तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, ये सेल में से 3 सोडियम बाहर निकालता है। मैंने तुम्हें क्या बताया, इसके अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, लेकिन सोडियम, ऐसा नहीं कि सोडियम नहीं होता, सोडियम होता है लेकिन सोडियम कम होता है। बाहर सोडियम ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं पोटेशियम नहीं होता, पोटेशियम भी होता है लेकिन पोटेशियम कम होता है। अब तुम इसका रोल जरा समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर, इधर देखो, ये क्या करता है, ये 3 सोडियम को बाहर लेकर जाएगा। ये मान लो 3 सोडियम है, इसको ये 3 सोडियम को ये बाहर लेकर जाएगा। जब ये 3 सोडियम को बाहर लेकर जाएगा, तो यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज अंदर डेवलप हो जाएंगे, 1, 2 और 3 डेवलप हो गए, और बाहर 3 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब बाहर 3 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए। अब ये जब 3 सोडियम को बाहर लेकर जाता है, साइमल्टेनियसली ये 2 सोडियम को भी अंदर लेकर आता है, सॉरी 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आता है। जब ये 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आएगा, तो 2 नेगेटिव चार्ज बाहर जनरेट हो जाएंगे और 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर जनरेट हो जाएंगे, इस तरीके से जनरेट हो गए। तो ये जो 2 नेगेटिव चार्ज है, इनसे 2 नेगेटिव चार्ज से 2 पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और इसी तरीके से 2 पॉजिटिव चार्ज से 2 नेगेटिव चार्ज अंदर के कैंसिल हो जाएंगे। तो ओवरऑल अंदर क्या बचा, ओवरऑल अंदर एक नेगेटिव चार्ज बचा, बाहर कौन सा चार्ज बचा, पॉजिटिव चार्ज बचा। तो सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से भी अंदर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और बाहर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो मैं ये इस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, 2 रीजन हो गए। थर्ड रीजन हमारा ये लिखा है यहाँ पर, देखो, सोडियम इज लेस परमिएबल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट के प्लस इज मोर परमिएबल। मतलब जो हमारा पोटेशियम है, पोटेशियम तो इजीली बाहर जा सकता है, और जब बाहर जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। एक सेकंड रुको, देखो बाहर जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा और बाहर पॉजिटिव क्रिएट कर देगा। लेकिन सोडियम क्या है, कम परमिएबल है, तो सोडियम हमारा अंदर आ ही नहीं सकता, और वो अंदर नहीं आएगा तो बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव जनरेट ही नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से ये जो 3 रीजन है हमारे, पहला रीजन क्या है, जब पोटेशियम बाहर जाता है तो अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देता है, लेकिन सोडियम बाहर से अंदर नहीं आ सकता, इसलिए मतलब वो इसको बैलेंस नहीं कर पाता। और दूसरा, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से एक नेगेटिव चार्ज अंदर जनरेट होता है और एक पॉजिटिव चार्ज बाहर जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है इसके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस आता है। और यही जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आरबीसी के अंदर -10 मिली वोल्ट होता है, मसल फाइबर के अंदर -90 मिली वोल्ट होता है, और नर्व फाइबर के अंदर -70 मिली वोल्ट होता है। इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम एक्शन पोटेंशियल की तरफ। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आफ्टर द एक्साइटेशन। जब कुछ स्टिमुलस मिलती है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, वो स्टिमुलस मिलने के बाद जो वो एक्ट करेगी हमारी, मतलब पोटेंशियल जो एक्ट करेगा, मतलब चेंज होगा, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा, बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा, इसी को बोलते हैं हम एक्शन पोटेंशियल। मैं तुम्हें ये एक बार कॉपी पेन पर समझाता हूँ, फिर हम दोबारा वापस पीपीटी पर आएंगे। तो यहाँ हम देखने वाले हैं एक्शन पोटेंशियल इन न्यूरॉन। मैं यहाँ पर तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम दोबारा अपनी पीपीटी पर वापस चलेंगे, जिसमें मैं तुम्हें इसके थ्योरेटिकल पार्ट इजीली समझा दूंगा। तो देखो, एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन के अंदर कैसे होता है। इससे पहले मैंने तुम्हें अभी समझाया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कितना होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल न्यूरॉन के केस में -70 मिली वोल्ट होता है। और ये -70 मिली वोल्ट क्यों आता है, किस तरीके से आता है, ये सब तुमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो अब यहाँ पर दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर आओ। जो रेस्टिंग स्टेज होती है न्यूरॉन की, उसको हम पोलराइज्ड स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास न्यूरॉन है, जरा ध्यान देना, मैं थोड़ी सी मतलब तुम्हें समझाने के लिए जल्दी जल्दी न्यूरॉन बना रहा हूँ। देखो, ये है हमारे पास न्यूरॉन, इस तरीके से, दिस वन इज न्यूरॉन। तो जो न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पार्ट होता है, यहां पर प्रेजेंट होते हैं सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल और सोडियम पोटेशियम पंप। इस तरीके से ये इसके एक्सॉन पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। और अभी जो हमारा न्यूरॉन है रेस्टिंग स्टेज पर है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर देखो लिख रखे तीनों चैनल्स के नाम, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल और सोडियम पोटेशियम पंप। तो जो रेस्टिंग स्टेज होगी, जो पोलराइज स्टेज है, इसके अंदर ये तीनों ही चैनल कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं। ये तीनों चैनल
क्लोज होते हैं। इसका मतलब क्या है, ना तो सोडियम अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता, ना ही पोटेशियम, ना ही सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू सोडियम पोटेशियम का इनफ्लक्स और इफ्लक्स नहीं हो सकता। कोई चीज जब अंदर जाती है तो उसको हम बोलते हैं इनफ्लक्स, ध्यान रखना, और कोई चीज अगर बाहर जाती है तो उसको हम बोलते हैं इफ्लक्स। ठीक है, ये दो टर्म तुम्हें याद रखनी है इसके अंदर। अब देखो, ये रेस्टिंग की बात रही, लेकिन इसमें समझने वाली क्या बात है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है इवन ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज न्यूरॉन आर मोर कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम एज कंपेयर टू सोडियम। मतलब भले ही रेस्टिंग स्टेज क्यों नहीं है, लेकिन जो सोडियम है वो अभी भी इसके अंदर जा सकता है, सॉरी पोटेशियम जो है अभी भी इसके अंदर जा सकता है, लेकिन सोडियम ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को ध्यान रखना। और इसी की वजह से इसके अंदर माइनस चार्ज जनरेट होता है, मैंने तुम्हें बताया था ना, इसी की वजह से इसके अंदर माइनस चार्ज भी जनरेट होता है, क्योंकि सोडियम अंदर भी आ सकता है बाहर भी जा सकता है, लेकिन सोडियम ऐसा नहीं कर सकता। ओके, अब देखो होता क्या है, एक चीज और ध्यान रखना, रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, ये तो रहा इसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, इसके अंदर कौन सा फ्लूइड होगा, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, दिस वन इज इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है रेस्टिंग स्टेज पर, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा होता है रेस्टिंग स्टेज पे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब तुम्हारा पूरा बेस तैयार है, अब हम चलते हैं एक्शन पोटेंशियल की तरफ। ये तो सिर्फ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में तुम्हें इतनी बात ध्यान रखनी ही रखनी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे इसके अंदर डीपोलराइजेशन। अब न्यूरॉन का क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। तो यहाँ पर 3 चैनल पहले की तरह वही रहेंगे, कौन कौन से, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, और तीसरा सोडियम पोटेशियम पंप। तो डीपोलराइजेशन में क्या होता है, जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है ये ओपन हो जाता है और ये दोनों अभी भी क्लोज रहते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं दोबारा से यहाँ पर एक न्यूरॉन बनाता हूं, ये रही न्यूरॉन और ये रहे यहाँ पर चैनल्स। ठीक है ना, इस तरीके से। अब सोडियम भैया बाहर आराम से घूम रहे थे, ठीक है, इनको रास्ता नहीं मिल रहा था अंदर जाने का, लेकिन अब क्या होगा, अब ये जो चैनल है ये चैनल ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ये चैनल ओपन होगा तो सोडियम का इनफ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सोडियम का इनफ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो सोडियम है वो न्यूरॉन के अंदर जाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से 1 बाय 1 यहाँ पर भी इनफ्लक्स हो जाएगा, यहाँ से भी इनफ्लक्स हो जाएगा, यहाँ से भी। तो ऐसे करते करते क्या होगा, अब एक बात बताओ, अंदर माइनस चार्ज था, अब ये पॉजिटिव चार्ज जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, अंदर का जो चार्ज है माइनस से पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा। दोबारा सुनो, अंदर चार्ज कितना था रेस्टिंग स्टेज में, -70 मिली वोल्ट था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मान लो ये मेम्ब्रेन है, ये सोडियम है। ठीक है, यहाँ पर माइनस चार्ज था, तो सोडियम जब अंदर जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ देगा और Na+ अंदर चला जाएगा। जब Na+ अंदर चला जाएगा, यहाँ पर एक माइनस चार्ज है, इस एक माइनस चार्ज को और इस प्लस चार्ज से क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा, मतलब एक माइनस चार्ज कम कर देगा। तो जो ये -70 मिली वोल्ट है, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी कि ये और बढ़ेगा, -60 मिली वोल्ट, फिर -50 मिली वोल्ट, फिर इसके बाद -40, फिर 30, फिर 0, फिर पॉजिटिव में जाना स्टार्ट कर देगा, +10 मिली वोल्ट, +20 मिली वोल्ट, +30 मिली वोल्ट। ठीक है ना, और कहां तक जाता है, ये जाता है +30 टू +40 मिली वोल्ट तक, जिसको हम बोलते हैं स्पाइक पोटेंशियल। मैं अभी तुम्हें ग्राफ में चीज समझाने वाला हूं, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, स्पाइक पोटेंशियल बोलते हैं। बात समझ आ रही है, चलो दोबारा समझाता हूं मैं। देखो, मान लो यहां पर था -70 मिली वोल्ट। ठीक है, सोडियम का इनफ्लक्स हुआ, थोड़ा सा कम हो गया, मान लो -50 मिली वोल्ट हो गया, सोडियम का और इनफ्लक्स हुआ तो यहाँ पे जो मान लो हो गया -10 मिली वोल्ट, सोडियम का और इनफ्लक्स हुआ तो यहाँ पर हो गया +10 मिली वोल्ट, सोडियम का और इनफ्लक्स हुआ +30 मिली वोल्ट, और इनफ्लक्स हुआ +40 मिली वोल्ट। बस यहाँ तक जाता है, और हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से इस तरफ से ट्रांसफर हो जाती है। बात समझ आ रही है। अब देखो,
ऐसा भी तो कंडीशन आ सकती है, मान लो इनफ्लक्स हुआ, ज्यादा इनफ्लक्स नहीं हुआ, फिर सोडियम मतलब इंफॉर्मेशन जो आई थी वो वापस चली गई। ऐसा भी तो हो सकता है किसी केस में, हाँ ऐसा भी होता है। तो इसके लिए थ्रेश होल्ड पोटेंशियल होती है, इसके लिए हमारे पास एक थ्रेश होल्ड पोटेंशियल होती है। जो थ्रेश होल्ड पोटेंशियल है वो -35 मिली वोल्ट तक होनी चाहिए। मतलब -70 मिली वोल्ट थी, सोडियम का इनफ्लक्स हुआ, इनफ्लक्स होने के बाद -60 हुई, -50 हुई, -35 हुई। अब -35 के बाद जो इम्पल्स है वो आगे जाएगी ही जाएगी। लेकिन अगर माइनस मान लो 50 तक इसे इम्पल्स मिली, तो -50 के बाद जो इम्पल्स है वो वापस भी आ जाएगी, जरूरी नहीं है कि वो आगे जाएगी। लेकिन अगर -35 मिली वोल्ट तक उसे इम्पल्स मिल गई तो वो इम्पल्स आगे जाएगी ही जाएगी। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है। तो जो इसके अंदर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है वो है -35 मिली वोल्ट। तो ये सब होता है किसके अंदर, डीपोलराइजेशन स्टेज में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एक बार इसको जरा ग्राफ में तुम समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैंने यहाँ ग्राफ ड्रॉ किया है और यहाँ पर मैंने पोटेंशियल लिखा है मैंने 70 मिली वोल्ट, और यहाँ लिख दिया मैंने +30 मिली वोल्ट। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने -35 मिली वोल्ट। तो होता क्या है, यहाँ पर जो -70 से लेके -35 तक जो पोटेंशियल जाता है वो तो स्लोली स्लोली जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, एकदम से ग्राफ पीक पर जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक। तो ये जो पोटेंशियल है इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। फिर इसके बाद जो ये +30 या फिर +40 तक जाता है, इसको हम क्या बोल देंगे, स्पाइक पोटेंशियल। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसके बाद थर्ड स्टेज आएगी। थर्ड स्टेज को हम बोलते हैं रिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन स्टेज अब यहाँ पर आनी स्टार्ट हो गई। अब जो ये रिपोलराइजेशन स्टेज है इसके अंदर भी तुम्हें 3 चीज देखने के लिए मिलेंगी। कौन कौन सी, एक सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, दूसरा पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, और थर्ड नंबर पर आता है इसके अंदर सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जो डीपोलराइजेशन स्टेज थी उसके अंदर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुआ था, लेकिन इसके अंदर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल हमारा क्लोज हो जाता है, और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल हमारा ओपन हो जाता है, और सोडियम पोटेशियम पंप भी हमारा इसके अंदर ओपन हो जाता है। तो अब न्यूरॉन की क्या कंडीशन होगी जरा समझना तुम। दोबारा से मैंने यहाँ पर एक न्यूरॉन बनाई है, इस तरीके से समझना। बस एक ऐसा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता नहीं है, बस तुम्हें समझाने के लिए जल्दी जल्दी मैंने बना दिया है। और यहाँ पर क्या लग रहे हैं, ये चैनल्स लग रहे हैं। ठीक है, ये चैनल्स तो बंद हो गए, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, अब ये दोनों चैनल ओपन हो गए हैं। अब क्या होगा जरा ध्यान रखना, ध्यान देना जरा। यहाँ से जो पोटेशियम अंदर था, पोटेशियम बाहर जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, पोटेशियम जो है बाहर जाना स्टार्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ देगा और पॉजिटिव चार्ज बाहर चला जाएगा पोटेशियम का। तो फिर क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोबारा से माइनस की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लस से कहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा, माइनस की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन तुमसे यही पूछा जाएगा एमसीक्यू में अगर आया तो, कि जो दोबारा से रिपोलराइजेशन स्टेज होती है, जो माइनस की तरफ पोटेंशियल आता है वो किसकी वजह से आता है, तो तुम्हें आंसर देना है बिकॉज ऑफ ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम के ई फ्लक्स होने की वजह से, पोटेशियम जो अंदर था वो बाहर आ रहा है, ई फ्लक्स बोलते हैं। और जो प्लस की तरफ पोटेंशियल जा रहा था वो किसकी वजह से जा रहा था, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, वो सोडियम के इनफ्लक्स होने की वजह से जा रहा था। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर तो इस तरीके से इसने काम किया, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ने। अब आगे देखो क्या होता है, इसके बाद अब सोडियम पोटेशियम पंप भी एक्टिवेट होता है। सोडियम पोटेशियम पंप का जरा ध्यान रखना है क्या करता है। सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम का करवाता है ई फ्लक्स, मतलब ये 3 सोडियम को बाहर लेकर जाता है और 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आता है। ध्यान रखना, ये करेगा 3 सोडियम को बाहर लेकर जाएगा, 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आएगा, मतलब इसका क्या करवाएगा, इनफ्लक्स करवाएगा। तो जरा ध्यान दो, ये है हमारे पास न्यूरॉन। ठीक है, इस तरीके से न्यूरॉन है, और ये लग रहा है हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप। 3 सोडियम थी अंदर, ठीक है, 3 सोडियम ये रही है। ठीक है, और 2 पोटेशियम थे यहाँ पर। एक एटीपी का भी खर्च होता है इसके अंदर, एटीपी से एडीपी प्लस फॉस्फेट, मतलब ये एक एनर्जेटिक प्रोसेस है, ये एक्टिव प्रोसेस है। अब क्या होगा, ये घूमेगा इस तरीके से, इस अपनी ओरिएंटेशन चेंज करेगा। जब अपनी ओरिएंटेशन चेंज करेगा ये, तो जो 3 सोडियम अंदर थे वो 3 सोडियम
बाहर चले जाएंगे और जो 2 पोटेशियम बाहर थे वो 2 पोटेशियम अंदर आ जाएंगे। मतलब इसका काम क्या है सोडियम पोटेशियम पंप का, ये 3 सोडियम को तो बाहर फेंक देगा और 2 पोटेशियम को ये अंदर ले आएगा। तो ओवरऑल चार्ज देखना क्या होगा, जब 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं तो इसकी वजह से अंदर 3 नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं तो 2 पोटेशियम अंदर आने की वजह से 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर जनरेट होगा। ठीक है, तो ओवरऑल एक माइनस चार्ज अंदर जनरेट हो रहा है, ओवरऑल अंदर एक माइनस चार्ज जनरेट हो रहा है। तो जो ये हमारा नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है ग्राफ, तो इसके अंदर 2 चीज का रोल है। कौन कौन सी चीजें, वोल्टेज गेटेड चैनल का, इससे क्या हो रहा है, ई फ्लक्स हो रहा है, और दूसरा सोडियम पोटेशियम पंप का, सोडियम पोटेशियम पंप से भी क्या हो रहा है, अंदर एक नेगेटिव चार्ज हमारा जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो तुम्हें इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे ये ग्राफ नीचे आएगा, लेकिन ये ग्राफ एकदम से ज्यादा नीचे आ जाता है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं हाइपर पोलराइज्ड स्टेज। ठीक है, इसका क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है, यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, इसके बाद दोबारा से फिर ये ग्राफ दोबारा से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। कहां पर, -70 मिली वोल्ट में। बस इसमें हाइपर पोलराइजेशन तुम्हें याद रखनी है। तो ये सब था हमारा एक्शन पोटेंशियल के बारे में। अब मैं तुम्हें एक्शन पोटेंशियल समझाऊंगा ग्राफ में। तो चलो चलते हैं पीपीटी की तरफ। तो आई होप तुम्हें एक्शन पोटेंशियल इजीली समझ आ गया होगा। मैं इसकी कुछ तुम्हें थ्योरेटिकल बातें यहाँ पर समझा देता हूँ और ये पूरा एक बार ग्राफ समझा देता हूँ। जैसे तुमने अभी देखा रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, जिसको हम पोलराइज स्टेज बोलते हैं। क्या होता है, ये जो तीनों चैनल्स होते हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल और सोडियम पोटेशियम पंप, ये तीनों क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है पूरे क्लोज हो। मैंने तुम्हें अभी क्या बताया था, रेस्टिंग स्टेज में जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है ये ओपन ही रहता है। मतलब ज्यादातर ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ना, ये काम अपना करते ही रहता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात तुम्हें इसके अंदर ये याद रखनी है, ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज न्यूरॉन आर मोर परमिएबल टू पोटेशियम एज कम्पेयर टू सोडियम। मतलब पोटेशियम ज्यादा परमिएबल होता है और सोडियम कम परमिएबल होता है। तुम्हें ये बात भी ध्यान रखनी है। अगला आती है इसके अंदर डीपोलराइजेशन की स्टेज, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाता है। जरा ग्राफ समझने की कोशिश करना। देखो, ये जो न्यूरॉन का पोटेंशियल है ये अभी कितना है, ये यहाँ पर अभी देखो तुम -70 मिली वोल्ट है रेस्टिंग स्टेज में। और यहाँ पर जो तुम्हें दिख रहा है एक हल्का सा डेविएशन, ये जो डेविएशन है, ये इस डेविएशन को हम बोलते हैं स्टिमुलस। मतलब यहाँ पर इसको स्टिमुलस मिली। अब स्टिमुलस मिलने के बाद ये ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट होता है, तो ग्राफ हल्का सा टिल्ट जाता है। कहाँ तक जाता है, जहां तक जाएगा जहां तक इसकी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ना आ जाए। इसका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है -35 मिली वोल्ट। ठीक है, तो -35 मिली वोल्ट तक या फिर -40 मिली वोल्ट तक ये थोड़ा सा ग्राफ इस तरीके से जाता है। और जैसे ही थ्रेशोल्ड पार करेगा फिर एकदम से इसकी पीक जाएगी ऊपर। कहां तक जाएगी, +42 +50, मतलब जनरली +40 तक जाती है। ठीक है, तो इसकी पीक कहां तक जाएगी, +40 मिली वोल्ट तक जाएगी, जिसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और इस स्टेज में क्या हो रहा होता है, सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा होता है। देखो मैंने यहाँ लिखा है सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा होता है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर थ्रेशोल्ड मतलब सॉरी स्पाइक पोटेंशियल आ चुका है। अब स्पाइक पोटेंशियल के बाद इसका रिपोलराइजेशन स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे रिपोलराइजेशन स्टार्ट होगा पोटेशियम का इफ्लक्स होगा और सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा। लेकिन इसका जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से नीचे आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। और हाइपर पोलराइजेशन होने के बाद फिर दोबारा से ये अपना पोलराइज स्टेज पर वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये रहा इसका पूरा ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, तुम्हें इसको याद रखना है। और रिपोलराइजेशन स्टेज में क्या होता है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाता है, सोडियम पोटेशियम पंप ओपन हो जाता है, और जिसकी वजह से जो उसकी -70 मिली वोल्ट का पोटेशियम डिफरेंस है मिली वोल्ट का, वो वापस से मेंटेन हो जाता है। आज की वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर कर जरूर जाना। मुझसे कुछ भी तुम्हें डाउट पूछना है, कोई भी प्रॉब्लम है, मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरे चैनल पर अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।